चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे संघ की कार्यपालिका। हम देखते हैं कि सरकार के 3 अंग हैं, केंद्र में भी सरकार के 3 अंग और राज्य में भी सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। केंद्र में जो केंद्रीय सरकार या मंत्री परिषद है, फिलहाल मोदी सरकार, तो कार्यपालिका है। जो संसद या पार्लियामेंट है वो विधायिका है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायपालिका है। हर राज्य में भी हमने सरकार के ये तीनों अंग बनाए हैं। जो राज्य की सरकार, राज्य की मंत्री परिषद है वो कार्यपालिका है। जो राज्य के विधानमंडल हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो विधायिका हैं। और जो राज्य के हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय हैं वो न्यायपालिका। फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि सरकार के इन तीनों अंगों के 3 अलग अलग कार्य होते हैं। कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन करती है, विधायिका कानूनों का निर्माण करती है और न्यायपालिका लोगों के आपस के विवादों, लड़ाई झगड़ों का निपटारा करती है, न्याय प्रदान करती है। तो सरकार के 3 अंग, तीनों के अलग अलग कार्य। हम अपना संविधान देखें। सबसे पहले संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका की चर्चा की है। आर्टिकल 52 से आप देखिए तो संघ की कार्यपालिका है, उसमें राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, तब विधायिका और तब न्यायपालिका। आर्टिकल 52 से शुरू करें, 78 तक जाएं तो कार्यपालिका है। फिर 79 से 123 तक जाएं तो विधायिका है। और फिर 124 से 147 तक जाएं तो न्यायपालिका। और तब उसके बाद 148 से 151 तक सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो पूरे 100 अनुच्छेद हैं जो संघीय सरकार के लिए समर्पित हैं संविधान में। आर्टिकल 52 से शुरू करके आर्टिकल 151 तक। उसमें पहले कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर न्यायपालिका, तब सीएजी। उसी तरह से राज्य के लिए भी प्रावधान है। पहले कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, फिर विधायिका और फिर न्यायपालिका। राज्यों के अलग से सीएजी नहीं होते हैं। तो बात करें, यहां भी हम उसी तरह से पढ़ते हैं। कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर न्यायपालिका, जिस तरीके से संविधान है। कार्यपालिका में देखेंगे तो हमने चूंकि अपने देश में और राज्य में भी संसदीय लोकतंत्र या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया है, तो परिणाम है कि 2 प्रधान या मुखिया का अस्तित्व देखने को मिलता है। राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट राज्य का प्रधान है, जो कि नाम मात्र का प्रधान है, और मंत्री परिषद तथा प्रधानमंत्री शासन या सरकार के प्रधान हैं, जो कि वास्तविक प्रधान की संज्ञा को प्राप्त करते हैं। सेम स्थिति राज्यों में है। राज्यों में भी 2 प्रधान या मुखिया, राज्यपाल राज्य का प्रधान या नाम मात्र का प्रधान, और मंत्री परिषद तथा मुख्यमंत्री शासन या सरकार के प्रधान या वास्तविक प्रधान की संज्ञा को प्राप्त करते हैं। तो हम सबसे पहले इन्हीं की बात करेंगे। राष्ट्रपति, राज्यपाल। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो राष्ट्रपति पढ़ेंगे, साथ में राज्यपाल पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, साथ में मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। ज्यादातर प्रावधान एक जैसे हैं।
तो हमारा समय भी बचता है, समझ भी बेहतर होती है। जो कॉमन प्रावधान है एक ही साथ पढ़ लें, जो अंतर है वो भी हाथ के हाथ जान लें। कंपैरेटिव स्टडी करते हुए समझ ज्यादा अच्छी होती है और कम समय में हो जाता है काम। तो जो ये राजनीतिक कार्यपालिका है संघ में, राज्य में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपके सामने है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत का राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति में भी यहां जो टॉपिक हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है राष्ट्रपति के अधिकार तथा शक्तियां, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स ऑफ प्रेसिडेंट। मुख्य परीक्षा मेंस में हमें इसी टॉपिक से मतलब ज्यादा होता है। प्रश्न मेंस में आप देखें तो केवल और केवल राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों से ही पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के लिए तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं कि प्रीलिम्स में राष्ट्रपति का निर्वाचन, महाभियोग, पद के लिए योग्यताएं, अर्हताएं, पद खाली होगा तो भरा कैसे जाएगा, बहुत सारी चीजें वो प्रीलिम्स का डेटा होता है। लेकिन मेंस में हमें मतलब होता है केवल और केवल राष्ट्रपति के अधिकार तथा शक्तियों से। तो फिलहाल अभी हम उसी की बात करने जा रहे हैं आपसे। राष्ट्रपति के अधिकार तथा शक्तियां क्या है। जैसा हम देखते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालक हैं। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां जरूर सौंपी गई हैं, लेकिन राष्ट्रपति को उन शक्तियों का प्रयोग खुद नहीं करना है। हम देखेंगे यहां उसी तरह की व्यवस्था। बहुत सारी शक्तियां देख रहे हैं स्क्रीन पे आप जो राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं। पहले इनकी बात करेंगे, लेकिन फिर हम देखेंगे आर्टिकल 74 में ये स्पष्ट लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग एक मंत्री परिषद की सलाह और सहायता के आधार पर करेंगे, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो क्या है राष्ट्रपति के अधिकार तथा शक्तियां। तो बहुत सारे अधिकार और शक्तियां, विधायी शक्तियां, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कार्यकारी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक या क्षमादान शक्तियां, सैनिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, वीटो शक्तियां और विवेकाधीन शक्तियां। इतने पार्ट में बांटा जा गया है राष्ट्रपति की शक्तियों को। एक एक करके देखिए। सबसे पहले है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर। विधायी मतलब शब्द से सबसे पहले तो आपको अर्थ जानना है, मतलब जानना है। विधायी शक्तियां मतलब विधि, निर्माण से जुड़ी शक्तियां। विधि निर्माण या कानून निर्माण से जुड़ी शक्तियां। हम बात कर रहे हैं अभी आपसे कि मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत विधि निर्माण का काम विधायिका का होता है। और दूसरा मैंने ये भी बताया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा है। तो अब यह प्रश्न उठ सकता है, आपके मन में उठना चाहिए कि विधि निर्माण का काम विधायिका का है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अंग है, तो फिर विधायी शक्तियों का क्या मतलब है। केवल कार्यकारी शक्तियां होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने अपने देश में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का मुखिया तो बनाया ही है, लेकिन हमने उसे विधायिका और न्यायपालिका से जुड़ी शक्तियां भी दी हैं। आप
संविधान का अनुच्छेद 79 देखें, बेयर एक्ट में आर्टिकल 79, तो उसमें ये बताया गया है कि जो भारत की संसद बनेगी उसमें लोकसभा होगी, उसमें राज्यसभा होगी और राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग होगा। यद्यपि हमारी संसद 2 सदनीय है, बाइलेटरल है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, राज्यसभा उस सदन राज्यों के प्रतिनिधि, लेकिन सदन तो 2 हैं, लेकिन राष्ट्रपति को भी हमने संसद का अभिन्न अंग बनाया है। आर्टिकल 79 में ऐसा स्पष्ट हमें दिखता है, और चूंकि राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाया है तो उसका स्वाभाविक सा परिणाम है कि राष्ट्रपति को कई सारी विधायी शक्तियां भी सौंपी गई हैं। मतलब आप देख रहे हैं विधि निर्माण से जुड़ी शक्तियां। तो अब कौन सी हैं वो विधायी शक्तियां? स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये समझना कम और याद ज्यादा करने का मुद्दा है। सबसे पहला देखिए, संसद का सत्र बुलाना और समाप्त करना। संसद विधि निर्माण की संस्था है और उसका सत्र कब होगा, कितने दिनों का होगा, ये डिसाइड राष्ट्रपति करेंगे। सत्र बुलाएंगे भी वही, समाप्त भी वही करेंगे। सबसे पहली विधायी शक्ति। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अगर साधारण विधेयक को लेके संसद के दोनों सदनों में कोई मतभेद होता है तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग या संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति की ये विधायी शक्ति है। संसद को संबोधित करना या अभिभाषण देना। हर लोकसभा चुनाव के पश्चात जो संसद का पहला सत्र होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। हर साल संसद का जो पहला सत्र होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। संसद में जब किसी विधेयक पर चर्चा हो रही होती है, राष्ट्रपति चाहे तो संदेश भेज सकते हैं। उस विधेयक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां राष्ट्रपति के पास हैं जो संसद के साथ शेयर करना चाहते हैं, संदेश भेज सकते हैं। और देखिए, लोकसभा में 2 तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करना। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करते थे राष्ट्रपति, अब इसको आपको हटा देना है। चूंकि हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तो फिलहाल हमने यहां से नहीं हटाया, क्योंकि आपको दोनों बातें पता होना चाहिए। 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान किया गया था संविधान में 10 साल के लिए, 10-10 साल करके ये बढ़ता रहा। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कौन सा संविधान संशोधन, कौन सा है सबसे लेटेस्ट? मेरे ख्याल से 105वां संविधान है, 104 है। अच्छा, अब फैक्ट चलिए 104 या 105, 104 ही हो सकता हो, वो फैक्चुअल जो भी। तो रिसेंटली इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो अब ये शक्ति नहीं है। सो आपको दोनों चीजें जाननी है कि अब तक हुआ करती थी ये शक्ति कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन करते थे राष्ट्रपति। अब ये शक्ति उनके पास नहीं है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। 12 सदस्य ऐसे जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र के जानकार या विशेषज्ञ। और देखिए तो संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। राज्यपाल अगर राज्य सूची के विधेयकों को राष्ट्रपति के समक्ष आरक्षित कर दें तो फिर निर्णय राष्ट्रपति ही लेते हैं। कई विधेयक ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होती है, उसके बाद ही वो संसद में रखे जाते हैं। जैसे नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों को बदलना, धन विधेयक वगैरह। ये कई ऐसे विधेयक हैं जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति जरूरी होती है। और देखिए तो बहुत सारी रिपोर्टें रखवाते हैं राष्ट्रपति संसद के पटल पे।
बजट रखवाना, सीएजी की रिपोर्ट, वित्त आयोग की अनुशंसाएं, यूपीएससी की रिपोर्ट, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, कई आयोग हैं जो अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट सरकार को सौंपते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति फिर उन रिपोर्टों को संसद के पटल पर प्रस्तुत करवाते हैं। ये सब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कहलाती हैं, संसद या विधि निर्माण से जुड़ी शक्तियां हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करना, ये भी विधायी शक्ति का ही हिस्सा है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। प्रभाव बिल्कुल वही होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। अध्यादेश जारी करना विधायी शक्ति ही है, अलग से यहां लिख दिया गया है उसे। अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123